नमस्कार साथियों, विक्रम मैथ क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज की जो बहुत बड़ी अपडेट है कि आरपीएससी सेकंड ग्रेड की आपकी न्यू वैकेंसी आ चुकी है। ये है अभी संस्कृत डिपार्टमेंट की, संस्कृत शिक्षा विभाग की। अब इसके अलावा जो मेन आरपीएससी डिपार्टमेंट में निकलेगी वो भी बहुत जल्दी आपको फरवरी में उसका देखने को मिल सकती है। अब इसमें कितनी वैकेंसी हैं और इस फॉर्म में आपको जो फॉर्म फिल करना है उसमें डॉक्यूमेंट जब आप डीवी करवाते हो उस समय भी काफ़ी परेशानी फील होती है कि हमारा कब का जाति था, कब का आय था। इन सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पर विस्तार से बताऊंगा मैं इस वीडियो में। थोड़ा समय लग सकता है लेकिन आपको पूरी एकदम शुरू से लेकर के एंड तक पूरी चीज़ें क्लियर करूँगा। ये पहले तो इसके जो क्रमांक हैं 31 तारीख आज की खबर है ये, और इसमें जो आदेश क्रमांक हैं वो आपके ये होते हैं संस्कृत शिक्षा आरपीएससी ईपी 23-24। ठीक है। इसके बाद संस्कृत शिक्षा डिपार्टमेंट, ये डिपार्टमेंट है संस्कृत का। इसके अंदर कुल 347 पद, टोटल जो आपकी वैकेंसी है वो है 347 पदों की। 347 पदों की है ये भर्ती। अब इसके अंदर आपको क्या क्या है और क्या नहीं है, इस सब के बारे में यहाँ पर आप चर्चा करेंगे। देखो कौन से सब्जेक्ट की कितनी पोस्ट है। संस्कृत की है 66 टोटलों के कैटेगरी जो है डिवाइड है ये। संस्कृत में 13 पोस्ट है, हिंदी में 34 और हिंदी ऐसे सामान्य उसमें 5 पोस्ट है। कुछ टीएसपी और नॉन टीएसपी का सिस्टम है इसमें। देखो यहाँ पर इसमें संस्कृत नॉन टीएसपी एरिया की और ये टीएसपी की, तो इसमें 66 हैं और इसमें 13 पोस्ट हैं। हिंदी की 34 यहाँ पर है 5 पोस्ट। इसी तरह अंग्रेजी की हैं 46 और अंग्रेजी की 3। इसके अलावा एसएसटी 61, एसएसटी की 4, गणित की 61 और जो टीएसपी है उसमें 7 पोस्ट हैं। विज्ञान की हैं जो टोटल हैं, इसमें नॉन टीएसपी में नहीं है इसकी, वो है टोटल 47। इस तरह ये सबको टोटल मिला करके देखो यहाँ पर एनएसए का मतलब होता है नॉन शेड्यूल एरिया, एसए का मतलब है शेड्यूल एरिया जिसे हम टीएसपी का एरिया कहते हैं। सीधी भाषा में आप टीएसपी और नॉन टीएसपी समझे आप। अब इसमें पोस्टों का विवरण आपने देख लिया, ये फिल करना है। टीएसपी वाले टीएसपी को भर सकते हैं। इसके अलावा हम जो नॉन टीएसपी वाले होते हैं वो इसको नहीं भरेंगे। ओनली फॉर नॉन टीएसपी वाले नॉन टीएसपी को ही भरते हैं, टीएसपी वाले सिर्फ टीएसपी को भरते हैं। इसमें जो टिप्पणी है इन सब पे हम विस्तार से देखेंगे, क्योंकि सारी चीज़ें देखो फॉर्म भरने से पहले एक बार क्लियर करना ज़रूरी होता है ताकि बाद में परेशानियां बिल्कुल भी नहीं हो। टिप्पणी में है एकाधिक दिव्यांगता, ये कुछ कैटेगरीज हैं जिसमें आपको सारी दिक्कत रखी है। एकाधिक दिव्यांगता मल्टी डिसेबिलिटी श्रेणी के उपयुक्त सारणी में दिव्यांग को दर्शाई गई श्रेणी में फर्स्ट और 4 की अनिवार्यता के साथ तृतीय में वर्णिता में कोई विकलांगता अनिवार्य होनी चाहिए। तो ये है, और विकलांगताओं का ये क्रम है। इनमें आपको जो विकलांग है जिस कैटेगरी को बिलोंग करते हो उसी के अंदर उसमें लगभग 40% विकलांगता का होना मस्ट है, उसका सर्टिफिकेट। अब विशेष नोट में और देखें आप, अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थी गैर अनुसूचित क्षेत्र की रिक्तियों के विरुद्ध भी आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर ये ज़रूर लिखा है कि जो नॉन टीएसपी के हैं, जो टीएसपी के हैं वो टीएसपी में भी, जो टीएसपी के हैं वो नॉन टीएसपी में भी आवेदन कर सकते हैं, लेकिन टीएसपी वाले नॉन टीएसपी वाले टीएसपी में नहीं कर सकते। ठीक है, ये बात इसमें लिखी हुई है। इसलिए अनुसूचित क्षेत्र के निवासित अभ्यर्थी अनुसूचित क्षेत्र के एवं गैर अनुसूचित क्षेत्र के पदों के संबंध में अपनी प्राथमिकता पद आवश्यक रूप से ऑनलाइन आवेदक में भरें। इसमें है अनुसूचित क्षेत्र में आरक्षित पदों के विरुद्ध लाभ दे नहीं है। अब यहाँ पर जो कोई भी साथी टीएसपी एरिया का नॉन टीएसपी में भरता है तो उस समय उसको टीएसपी का प्रॉफिट नहीं मिलेगा या फिर अपनी कैटेगरी का प्रॉफिट नहीं मिलेगा उसको।
इस अन्य क्षेत्र में अभ्यर्थी अनुसूचित क्षेत्र के पदों पर आवेदन करते हैं तो वे अपात्र होते हैं। ठीक है, मतलब ये कह सकते हो कि जो रिजर्व कैटेगरी है SC ST और OBC, इन पर कोई दूसरी कैटेगरी का साथी अप्लाई नहीं कर सकता। आगे है इसमें अनुसूचित क्षेत्र के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को अनुसूचित क्षेत्र में निवासित होने का प्रमाण पत्र यथासंभव देना होगा। अब जो TSP एरिया के क्षेत्र के हैं उनको इनका सर्टिफिकेट होता है जिसको TSP सर्टिफिकेट बोलते हैं, उसको भी देना मस्ट होता है। इसके अलावा है प्रस्तुत करना होगा अन्यथा अपात्र होंगे। टिप्पणी में है थोड़ा सा इसमें आगे, यदि अनुसूचित क्षेत्र में अभ्यर्थी अनुसूचित क्षेत्र में ही कार्य या सेवा करना चाहता है तो उन्हें अनिवार्यतः अनुसूचित क्षेत्र को प्राथमिकता देनी होगी। तो इस कंप्लीट बात का हम ये मतलब समझें कि जो TSP एरिया के छात्र हैं, TSP एरिया के हैं, वो नॉन TSP में आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन उनको ये नहीं कि जिस अपनी कैटेगरी का फ़ायदा मिलेगा अब इसको, और नॉन TSP की SC ST SC और OBC इस कैटेगरी में वो आवेदन नहीं कर सकते। उनको आवेदन कौन से में करना होगा? सिर्फ जनरल में करना होता है। ये बात इसने क्लियर कही गई है। और साथ में TSP होने का उसको प्रमाण पत्र भी देना होगा। अब इसमें आगे और कुछ है, उसको भी आप देखते चलेंगे एक एक को। सारी चीज़ें मैं यहाँ पर क्लियर करूँगा। समय है, वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है, लेकिन जानकारी बहुत ही ज़रूरी है प्रत्येक टॉपिक को क्लियर करना। नोट है, कार्मिक कैदों में अनुसूचित में सीधी भर्ती जाती है यथासंभव, और इसमें कुछ उपनियम हैं जिनको अब इसमें वैसे रोस्टर रूप में आरक्षित ये जो भर्तियां हैं आपकी टोटल, इन भर्तियों में क्या है कि जो जैसे खाली सीटें रह जाती हैं उनको बाद में जनरल सीटों के बेस पर भरा जाता है। जो जैसे मैथ की अभी पिछली भर्ती में आपने देखा होगा कि मैथ की सीटें खाली रह गई थी, उन भर्तियों को जो भरने का तरीका था वो था जनरल के बेस पर। ये बात इसमें कही गई है फर्स्ट लाइन में। दूसरी बात है कि राजस्थान राज्य में आर्थिक रूप से कमज़ोर EWS के लिए आरक्षित पदों पर पात्र और उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर इन पदों को निम्नानुसार सामान्य प्रक्रिया में भरा जाएगा। ठीक है, तो जो EWS अर्थात जो जनरल EWS के फॉर्म है, इनको भी किस बेस पर, यदि उन पर नहीं मिलता है कोई साथी तो उनको भी जो भरे जाएंगे वो भरे जाएंगे जनरल के बेस पर। और SC और ST को ऐसा नहीं भर सकते क्योंकि उसके लिए रिजर्व कैटेगरी का होना ज़रूरी है। नंबर 3 है, किसी भी विशेष वर्ग, विधवा, विच्छिन्न विवाह, परित्यक्ता, तलाकशुदा महिलाओं में से किसी पात्र या उपयुक्त अभ्यर्थी के उपलब्ध न होने की दशा में रिक्तियों को प्रथम अंतर परिवर्तन द्वारा विधवा के लिए आरक्षित रिक्तों को विच्छिन्न विवाह, परित्यक्ता, तलाकशुदा महिलाओं से इसके विपरीत के लिए आरक्षित रिक्तियों से भरा जा सकता है। जबकि इनके लिए जो कैटेगरी दिखा रखी है इनके विपरीत भी इनको भरा जा सकता है। EWS को जनरल से भरा जाता है और SC और ST इनको सिर्फ उन्हीं के द्वारा भरा जा सकता है जो कैटेगरी के वो हैं। इसके अलावा और है इसमें कुछ, यहाँ पर देखते इसमें आरक्षण प्रवर्ग को क्षैतिज आरक्षण माना जाता है। ध्यान रखना, इसमें क्या है, कुछ जगह होती हैं जहाँ पर हॉरिजेंटल, जिसे क्षैतिज आरक्षण कहते हैं, उसको भी वरीयता यहाँ पर मिलती है। अगला है इसमें चौथा पॉइंट, विशेष योग्यजन निःशक्त जन के द्वारा दर्शाए गए आरक्षण क्षैतिज अभ्यर्थी जिस वर्ग का होगा उसी वर्ग के अंतर्गत समायोजित होता है। तो ये विशेष योग्यजन के लिए है। पांचवा जो पॉइंट है भूतपूर्व सैनिकों के लिए है, उनके लिए भी अलग से इसमें रिजर्व की गई सीटें हैं। छठे नंबर पे दिव्यांग है, उनके लिए भी सीटें इसके अंदर रिजर्व की गई हैं। अगले हम लाइनों को देखते चलें। 6 में है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति एवं अनपिछड़ा अति पिछड़ा वर्ग आर्थिक के लिए भूतपूर्व सैनिकों हेतु आरक्षित पदों का लाभ राजस्थान के मूल निवासी को ही देय है।
इस चीज़ को ध्यान रखें, अगर आप आउट ऑफ राजस्थान के हैं तो आपको सामान्य कैटेगरी में शामिल किया जाएगा, जो है जनरल। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है इसके अंदर। सामान्य वर्ग में माननीय सर्वोच्च न्यायालय सीए के अंतर्गत माननीय है ये, राजस्थान से बाहर के अन्य राज्यों की महिलाओं जो विवाहांतरांत राजस्थान राज्य की मूल निवासी बन जाती है, उसे पब्लिक एम्प्लॉय में एससी, एसटी, ओबीसी और एमबीसी वर्ग में आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा, इसलिए सामान्य वर्ग के अंतर्गत ही आवेदन करना है। ये आपके लिए काफ़ी काम की बात है कि जो आउट ऑफ राजस्थान के बाहर के जितने भी साथी हैं, सबको क्या करना है, जो है वो सबको जनरल कैटेगरी में आवेदन करना है। ठीक है, क्योंकि लाभ उसको वहीं का होगा। अब इसमें कुछ अनिवार्य शैक्षणिक योग्यताएं हैं, तो इन्हें भी आप देख सकते हो। देखना क्या है, मस्ट होती है एक तो बीएड होना, और बस इसमें यही है। जैसे संस्कृत विषय के लिए है शास्त्री ने इक्विवेलेंट ट्रेडिशनल संस्कृत एजुकेशन विद संस्कृत मीडियम एंड शिक्षा शास्त्री डिग्री और डिप्लोमा एजुकेशन रिक्वायर्ड नेशनल काउंसिल टीचर, मतलब बीएड होना मस्ट है, बीए बीएड। हिंदी अंग्रेजी गणित के लिए भी यही है, ग्रेजुएट टू इक्विवेलेंट। ध्यान रखना इसमें सब्जेक्ट, ऑप्शनल सब्जेक्ट आपका सेम होना ज़रूरी है। जो आपका ग्रेजुएशन में है वही आपका बीएड में होना है। जैसे ग्रेजुएशन में मैथ है तो उसमें भी आपकी मैथ होना ज़रूरी है। दोनों में मैथ है, इसमें मैथ है तो इसमें भी आपकी मैथ होना ज़रूरी है। हिंदी है तो हिंदी इसमें भी होना ज़रूरी है। मतलब बीएड में और ग्रेजुएशन में सेम सब्जेक्ट का होना मस्ट है। विज्ञान के लिए, विज्ञान में ये ऑप्शन है, इसमें आपको एजुकेशन डिग्री किसी में भी आपका बीएड होना मस्ट है। सामाजिक के लिए इतने सारे सब्जेक्ट हैं और इन सभी में आपका बीएड होना मस्ट है। वर्किंग नॉलेज द हिंदी राइटिंग द देवनागरी लिपि, इसका नॉलेज ऑफ राजस्थान कल्चर, ये होता है, इसकी कोई बड़ी बात नहीं है। शैक्षणिक अर्हता संबंधित है, जो साथी क्या है वर्तमान में बीएड कर रहे हैं उनके लिए है ये। उक्त पदों में अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता के अंतिम वर्ष में परीक्षा में सम्मिलित हुआ, जो अभी समय कर रहे हैं, होने वाला व्यक्ति भी आवेदन करने के लिए पात्र होगा, किंतु उसे आयोग द्वारा आयोजित लिखित परीक्षा से पूर्व शैक्षणिक अर्हता अर्जित करने का सबूत देना होगा। अब आप ये कह सकते हो कि जिस दिन सेकंड ग्रेड की एग्ज़ाम होगी, इसकी सेकंड ग्रेड की क्या होगी, एग्ज़ाम होगी, उस डेट से पहले, जैसे आपकी जुलाई 2024 में आपकी एग्ज़ाम हो गई, तो इसकी एग्ज़ाम हो गई सेकंड ग्रेड की, तो आपका रिजल्ट जितनी, जैसे 10 जुलाई को हुआ तो आपका 9 जुलाई तक आपके पास में आपकी शैक्षणिक योग्यता का होना मस्ट है कि आपकी पूरी कंप्लीट डिग्री होनी चाहिए। वेतन पे मैट्रिक सब L11 होते हैं और 4200 पे ग्रेड होता है इसका, जो मेन आरपीएससी में भी सेम होता है। आयु सीमा 18 से 40 वर्ष तक होती है। इसके अलावा SC ST और एक्स सर्विस मैन है शायद, देखो ये राजस्थान के निवासी हैं, SC ST OBC अति पिछड़ा वर्ग आर्थिक वर्ग को 5 वर्ष की छूट। राजस्थान में SC ST पिछड़ा वर्ग आर्थिक कमजोर महिलाओं को 10 वर्ष की, ये महिलाएं हैं, पुरुष को 5 की, महिलाओं को 10 की। सामान्य अनारक्षित महिलाएं 5 वर्ष की, और विधवा विवाह तलाकशुदा महिलाओं की अधिकतम आयु सीमा कुछ नहीं है। ठीक है, ये रिलैक्सेशन किया गया है। तो ये आयु से संबंधित कुछ नियम थे। इसके अलावा और आप देखते चलेंगे यहाँ पर आगे, एक एक नोट के बारे में मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर समय ज़रूर लग रहा है क्योंकि डिटेल से बताना ज़रूरी होता है इसको। नोट को भी देख लेते हैं। विभिन्न वर्गों और विशिष्ट श्रेणियों में आयु सीमा छूट में उक्त प्रावधानों जिनकी स्थिति सामान्य स्थिति में अधिकतम आयु के कम तथा कम या तक की आयु सीमा में छूट दी जाती है, स्वतः ही निष्प्रभावी माने जाएंगे। तो जिनको छूट दी जा रही है तो उनको लाभ मिलता जाएगा, और यदि इनसे बाहर है तो अपने आप ही इसके बाहर होते जाएंगे भी। इस कुछ और नियम हैं थोड़े से, इनको भी आप देख लो। उपयुक्त वर्णित आयु सीमा में छूट 1 से 12 तक के प्रावधान, आपको जो जैसे डीवी में चाहिए उस समय भी आपको इसको फॉर्म को फिल करते हैं विस्तृत आवेदक को। जब आपका अजमेर डीवी होगा उस समय भी आपको ये सारे जो ये भर रहे हो आप, जिससे नियम के तहत आपने छूट ली है, उस नियम को यहाँ पर देखना होता है, भरना होता है पूरा।
इसके अनुसार संख्या 13 में उल्लेखित प्रावधान के अनुसार आपको छूट है। तो आयु छूट के नियम है ये पर। और इसके अलावा हॉरिजेंटल आरक्षण के अंतर्गत श्रेणी में आरक्षित पदों हेतु अभ्यर्थी द्वारा शुल्क के अतिरिक्त किसी अन्य रियासत, आयु सीमा, अंक, फिजिकल फिटनेस आदि का लाभ लिया जाता है तो उसे सामान्य अनारक्षित रिक्तियों पर विचारित नहीं किया जाएगा। ये बात इसमें क्लियर लिखी हुई है। जो इस कैटेगरी के आते हैं वो साथी इनका ध्यान रखेंगे। आयु सीमा में छूट के प्रावधान हिंदी और अंग्रेजी भाषा में अंकित किए गए हैं। किसी प्रकार के विधि बाद में अंग्रेजी भाषा को सही माना जाता है। चयन प्रक्रिया, चयन में आपको कुछ नहीं है, सीधा बता देते हैं। 2 एग्ज़ाम होंगी, एक जीके का पेपर होता है, एक सब्जेक्ट का होता है, दोनों को आपको पास करनी है। अब इसमें कुछ 50-20 मतलब 35 और 40% का कोई ऐसा लिखा नहीं है इसमें। अभ्यर्थी का चयन लिखित परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा। आवश्यकता पड़ने पर आयोग उत्तर पुस्तिका के मूल्यांकन, स्केलिंग, मॉडलिंग, नॉर्मलाइजेशन पद्धति का अपनाया जा सकता है। इस नियम के तहत अभ्यर्थियों का नाम राजस्थान सरकार नियुक्ति प्रति अंकित लिखित परीक्षा में मेरिट अंकों के आधार पर होता है। स्थान आपको यथावत सूचित कर देंगे। अभी कोई डेट फिक्स की नहीं है एग्ज़ाम कब होगी। फॉर्म भरने की डेट आपको दी हुई है, कब की है? ये है 6 फरवरी। 6 फरवरी से लेकर के और ये दे रखा है 6 मार्च तक। 6 मार्च तक आपको ये भरना है। आवेदक प्रक्रिया के लिए ऑनलाइन आवेदक आपको एसओसो पर करना है। आरपीएससी साइट पे सीधा एसओसो खुलता है, उसमें आपका सीधा डाटा आ जाता है, वहाँ से आपको ये फिल कर देना है। इसके अलावा और भी इसमें जो चीज़ें दे रखी हैं इसका प्रिंट आप निकलवा के रखेंगे आपके पास। आवेदक को ऑनलाइन आवेदन करने के पश्चात आवेदक पत्र क्रमांक आवश्यक रूप से प्राप्त होगा। यदि आवेदक पत्र क्रमांक अंकित प्राप्त नहीं होता है तो इसका अर्थ है कि आवेदक पत्र आपका जमा नहीं हुआ है। तो ये भी बात थोड़ी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। आवेदक पत्र क्रमांक, आवेदक में कोई समस्या होती है तो रिक्वायरमेंट पोर्टल पर हेल्प डेस्क नंबर पे आप ईमेल संपर्क कर सकते हैं। ये चीज़ें बेसिक हैं जो आपको ध्यान रखनी है। अब इसमें और चीज़ें हैं, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे इसमें। 8वें नंबर पे आप देखें, राजस्थान राज्य में पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, क्रीमियर श्रेणी के आवेदक और राजस्थान राज्य के भिन्न राज्यों को अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग आवेदक सामान्य वर्ग के अंतर्गत ऐसे आवेदक को सामान्य आवेदक के अंतर्गत ही आवेदन करना होगा। ठीक है, इस चीज़ के लिए विशेष रूप से ध्यान रखें। 8वें पॉइंट को जिस इस श्रेणी के अंतर्गत आ रहा है उसको उसी श्रेणी के अंतर्गत भरा जाएगा। अदर ऑफ राजस्थान का है तो उसको जनरल की श्रेणी में आवेदन करना है। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदक पत्र के पश्चात आवेदक पत्र से हार्ड कॉपी प्रिंट जरूर लें आप। क्या होता है, कभी भी विवादित स्थिति में आपका ये भरा हुआ फॉर्म ही वहाँ पर देखा जाता है। 10वां पॉइंट है, आवेदक अभ्यर्थी ऑनलाइन भरे, ऑनलाइन ऑफलाइन स्वीकार नहीं होंगे, ऑनलाइन भरना है आपको। ये बेसिक सी चीज़ें हैं जो ध्यान रखना है। नवीन आपका फ़ोटो साइन ये होना चाहिए। हाँ, एक मोबाइल नंबर का काफ़ी सिस्टम ख़राब होता है बाद में, क्योंकि अब जो हो रहा है वर्तमान में इसके आधार पे पता चल रहा है मोबाइल नंबर का काफ़ी इशू होता है। तो महिला वर्ग या फिर अनमैरिड महिलाएं हैं तो उनको मोबाइल नंबर वो दें ताकि आपको बाद में इनकी परेशानियां सामना ना करना पड़े। ठीक है, ये आवेदक शुल्क है, इसके बारे में 600 रुपये, 400 SC ST जनरल के 600 हैं, बाकी ये आप अपनी फ़ीस इसमें देख सकते हो। इसके अलावा इसमें 1 टाइम रजिस्ट्रेशन है और बाकी और इसमें चीज़ें ऐसी दिखा नहीं रखी है, पर ये हो गया इसके अंदर ये आवेदक ये। अब इसमें से देखो क्या चीज़ें हैं जो इसमें नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको इन चीज़ों को बता रहा हूँ। इसके अंदर ये सिलेबस है कि फर्स्ट पेपर है 200 नंबर का है। पेपर का आप इनकी प्रक्रिया देख लें। करंट अफेयर ऑफ राजस्थान 20 10 नंबर के, जनरल साइंस वर्ल्ड ऑफ इंडिया 60 नंबर। ये सिलेबस है जिसको आप बारीकी से देख सकते हो, वही मेन आरपीएससी वाला रहता है। अब ये सारी डाटा है। अब इसमें
देखो ये चीज़ें काफ़ी महत्वपूर्ण है जिनको आपको ध्यान रखना होता है उस समय भी और अभी भी। अति महत्वपूर्ण नोट बिंदु, ये सबसे महत्वपूर्ण है इसका। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदक फॉर्म में अपने मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी अंकित करें जिस पर परीक्षा साक्षात्कार इत्यादि संबंधी सूचना आपको ईमेल से मिल जाए। बाद में क्या है, सिलेक्शन के बाद आपको सूचनाएं इस सिर्फ एक मोबाइल के जरिए ईमेल के द्वारा ही मिलती है। अंकित मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी बदलने या बंद करने, नेटवर्क समस्या होने पर, सूचनाएं प्राप्त नहीं होने पर अभ्यर्थी की स्वयं जिम्मेदारी होती है। क्लियर लिखा है इसमें व्युत्पत्ति में। अगला है दूसरा नंबर, अभ्यर्थी यथासंभव मोबाइल नंबर, पत्राचार में पते में परिवर्तन नहीं करें। यदि परिवर्तन किया जाता है तो इसकी सूचना आयोग को भेजें। तो ये ऐसी नॉर्मल चीज़ें नहीं है कि आप भेज दो और ये चीज़ें हो जाए, समय लगता है इनमें काफ़ी। तीसरा जो नंबर है, आवेदक अपना ऑनलाइन आवेदक पत्र ध्यानपूर्वक भरें। आवेदन अपना ऑनलाइन आवेदक में अंतिम रूप से भरने से पूर्व समस्त प्रविष्टियों की जांच कर लें। काफ़ी सारे साथियों की परेशानी आती है कि नाम में मिस्टेक होता है, आधार कार्ड में मिस्टेक, आधार कार्ड की वजह से सारे डाटा अनमैच होते हैं। तो इसके लिए आपको आपके 10वीं की जो मार्कशीट है या फिर सभी डॉक्यूमेंटों का सेम होना ज़रूरी है इसके अंदर, तो उसी को आप फिल करेंगे, ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसके अलावा क्योंकि ये समस्याएं काफ़ी सारे साथियों की थी, किसी के नाम में है, पिता के नाम में है, खुद के नाम में सरनेम नहीं लग रहा, तो ये समस्याएं आपको वहाँ पर क्रिएट नहीं हो, इसलिए इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। एक आप मेल और फीमेल चेक कर लेंगे, क्योंकि मेल और फीमेल सही भरा है आपने, डीओ भी सही भरा है कि नहीं भरा है, क्योंकि आयु सीमा का इसमें है। दूसरा अपनी कैटेगरी कि आपने SC ST OBC सही भरा है, जिस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो। इसके बाद 5वें नंबर पे है, आवेदक द्वारा स्वयं ई-मित्र या अन्य स्रोतों से ऑनलाइन आवेदक भरवाते समय किसी प्रकार की कोई गलत प्रविष्टि, भूलवश त्रुटि हो जाती है तो इसकी स्वयं जिम्मेदारी आवेदक की होगी। इसके लिए आवेदक सर्वप्रथम ऑनलाइन आवेदक में प्रिव्यू में अपनी जाति, वर्ग, श्रेणी ये जांच करना है। आयु, जन्म दिनांक, विषय, योग्यता, भाई आपने जो जैसे मैथ वाले हैं वो विज्ञान से भी भर सकते हैं और गणित से भी भर सकते हैं। इसी तरह आर्ट्स वाले हैं वो हिंदी से भी भर सकते हैं और SST से भी भर सकते हैं, एक साथ 2 फॉर्म, ठीक है। तो उन सारी चीज़ों को जांच लें कि हमने जिस सब्जेक्ट से फॉर्म लगाया है क्या वो सही है या नहीं है, ठीक है। बाकी और इसमें ये चीज़ें लिखी हुई हैं। 6ठे नंबर पे आप देखो, इसमें यदि आवेदक अपनी श्रेणी से भिन्न श्रेणी में आवेदक किया जाता है तो इसके अधिकारों का परित्याग मानते हुए आवेदक पत्र में संशोधन हेतु निर्धारित अवधि के पश्चात उसकी श्रेणी में सुधार की सुविधा नहीं दी जाती है। गलत श्रेणी में आवेदन करने पर आवेदक का आवेदन पत्र आयोग द्वारा किसी भी स्तर पर रद्द किया जा सकता है। कितनी महत्वपूर्ण बात है यहाँ पर। अगर आपने गलती से दूसरी कैटेगरी का फिल कर दिया तो फिर आपको किसी भी स्थिति में आपका आवेदक वहाँ पर एक्सेप्ट नहीं होगा। क्लियर लिखा है कि इस स्तर पर रद्द कर दिया जा सकता है, जिसके जिम्मेदार स्वयं आवेदक का होगा। इसलिए अनुसूचित जाति, जनजाति, अनपिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग, सारी श्रेणियां हैं ये, तलाक, विधवा, सब श्रेणियां हैं कि उल्लेख कॉलम में ही भरें जिसमें आप बिलोंग करते हो, उसी कॉलम को आप टिक करेंगे। तो ये ध्यान विशेष रूप से रखना है आपको। अंतिम दिनांक के पश्चात समय अवधि के पश्चात वर्ग परिवर्तन नहीं किया जा सकता। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती है DV के समय। यहाँ आपको कुछ भी ऐसी परेशानी आती नहीं है, वहाँ जाकर के सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि क्या भरें क्या नहीं भरें, अब क्या करें, ये गलती हो गई तो इसलिए ध्यान से भरेंगे। 6ठे नंबर पे है, अन्यथा देखो रद्द की जाएगी, स्पष्ट लिखा हुआ है सारी चीज़ें, रद्द का ऑप्शन है सीधा। 7वें पे है, आयोग द्वारा ऑनलाइन आवेदक भरी गई सूचनाओं के आधार पर अभ्यर्थी की पात्रता, आयु, योग्यता, श्रेणी इत्यादि की जांच की जाती है। आपका जो फाइनल सिलेक्शन होता है वो इसी बेस पे किया जाएगा जो आपका मूल आवेदक फॉर्म में आपने जो भरा है। यदि आवेदक द्वारा भरी गई सूचनाओं के आधार पर अपात्र माना जाता है तो ऑनलाइन आवेदक पत्र अस्वीकृत कर दिया जाएगा, जिसकी स्वयं जिम्मेदारी खुद की होगी। तो यहाँ पर वार्निंग है एक तरह से ये, जिनको आपको सबको ध्यान रखनी है। आवेदक में ऑनलाइन इसमें स्वयं प्रमाणित फ़ोटो कुछ प्रतियाँ ध्यान रखना है।
यदि कोई अभ्यर्थी 90 पे है, यदि कोई अभ्यर्थी विस्तृत आवेदक पत्र आयोग में प्रस्तुत नहीं करता है, यह माना जाकर कि अभ्यर्थी उक्त पद हेतु इच्छुक नहीं है, तो इसकी अभ्यर्थी रद्द हो जाती है। तो ये थोड़े से कुछ चीज़ें हैं, और इसके अलावा और देखें आप, कुछ और भी पॉइंट है इसके बहुत सारे। ये काफ़ी लास्ट के हैं जो सभी महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि इसमें आपको एक एक नियम के बारे में अवगत करा रही है आरपीएससी। 1/1/2017 के अनुसार ऑनलाइन आवेदक प्राप्ति की अंतिम तिथि तक ये सारी कैटेगरी की महिलाओं को आवेदक पत्र अंतिम के पश्चात पुनर्विवाह कर लिया है जाता है, तो इसे विधवा या विच्छिन्न विवाह परित्यक्ता का लाभ देय हो जाएगा। ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि 1/1/17 के अनुसार ऑनलाइन आवेदक पत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि, ऑनलाइन आवेदक की अंतिम तिथि है इसकी मार्च। अब सुन लो आप इस चीज़ों को, काफ़ी महत्वपूर्ण है ये बात। मार्च, ठीक है, मार्च है ये। अंतिम तिथि तक विधवा और परित्यक्ता विवाह तलाकशुदा में वर्ग में आवेदित महिला द्वारा आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम दिनांक के पश्चात पुनर्विवाह कर लिया जाता है, तो भी उसे विधवा, विच्छिन्न विवाह, तलाक, परित्यक्ता वर्ग का लाभ देय होगा। ठीक है, उसके बाद, उससे पहले नहीं करना होगा आपको। सीधी बात है कि मार्च में जो डेट दे रखी है इसकी 6 मार्च से बाद में विवाह संभव है, उससे पहले नहीं कर सकते। इस प्रकार ऑनलाइन आवेदक में अंतिम तिथि के पश्चात पुनः ऑनलाइन आवेदक में संशोधन की तिथि तक जो आवेदक या आवेदिका इस कैटेगरी में कंप्लीट पढ़ रहे, इसमें वर्ग का लाभ देने हेतु निर्धारित प्रक्रिया अनुसार अपना वर्ग अनिवार्य रूप से परिवर्तन करवाना होगा, उसे विकलांग, विच्छिन्न, परित्यक्ता का लाभ देय नहीं होगा। यदि बीच में संशोधन होता है और आपने वो कर लिया, जैसे 6 मार्च को आपकी शादी, पहले विधवा थे या फिर तलाकशुदा थे, लेकिन संशोधन तिथि से पहले आपने, मतलब आवेदक की लास्ट तिथि और संशोधन की तिथि से बीच में आपने यदि विवाह कर लिया है, तो उसको भी आपको शो करना पड़ेगा। ये बात इसमें क्लियर लिखी हुई है। आगे है 7 में विधवा, परित्यक्ता, तलाकशुदा श्रेणी महिलाओं को ऑनलाइन आवेदक की अंतिम तिथि संशोधन दिनांक तक पुनर्विवाह नहीं किए जाने संबंधित विधवा इसका भी शपथ पत्र प्रस्तुत करना होता है कि हमने अभी तक हम विवाह नहीं किया है, इसका भी सर्टिफिकेट देना होता है। ये शैक्षणिक योग्यताएं आपको देनी है इसमें, जो बीएड है आपकी। 12वीं आवेदक में है न्यूनतम और अधिकतम सीमा में छूट है, ये मित्र ये हो जाएगा सारे। ओ मार्कशीट, इसमें आपको ज़्यादा, ये आप सारी चीज़ें जानते हो इजीली। इसके अलावा इसमें यहाँ पर और थोड़ा 16 पेज है, इसको और देख लें। प्रश्न पत्र में त्रुटि या एक से अधिक उत्तर गलत या सही होने पर उत्तर कुंजी में गलत या त्रुटि प्रश्नोत्तर के संबंध में किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में आयोग के विषय विशेषज्ञों के पैनल द्वारा तैयार की गई अंतिम उत्तर कुंजिका के आधार पर जारी परिणाम को मानने का अधिकार स्वाधिकार होगा, जो कि अभ्यर्थियों को स्वीकार होगा। इसमें किसी भी प्रकार का वाद विवाद स्वीकार नहीं होगा। ये तो आप जानते हो, उसी के आरपीएससी की मेन आंसर की ही वैलिड होती है। ये प्रमाण पत्रों की सत्यापन सबसे महत्वपूर्ण और सबसे ज़्यादा विवादित प्रश्न ये है, जो आपको ध्यान रखना है। वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है साथियों, पर जानकारी एक एक को पढ़ना होता है यहाँ पर, इसलिए पूरा ही बताना होता है। ये सबसे महत्वपूर्ण है, जो सबसे ज़्यादा विवादित है। पर आवेदक पत्रों को अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, उत्कृष्ट खिलाड़ी, भूतपूर्व अनुसूचित क्षेत्र में विधवा, विवाह, तलाकशुदा, ये सारे लाभ तब देय होगा जबकि मुख्य परीक्षा समीक्षा परीक्षा में उत्तीर्ण घोषित होने वाले मूल दस्तावेजों से उसकी पात्रता की जांच कर ली जाती है। अगर ये सारे डॉक्यूमेंट सही पाए जाते हैं आपके, तो ही आपका फाइनल सिलेक्शन माना जाता है। अब इसमें नंबर 1 पे आप देखोगे, ये सबसे महत्वपूर्ण है। ये 5-6 पॉइंट हैं सारे। एक है कार्मिक कैक है, विभाग पत्र ये हो गया, SC ST OBC जनरल, OBC है, MBC,
अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ लेने हेतु जाति प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदक अंतिम तिथि तक जारी किया हुआ प्रस्तुत करना होगा। अर्थात आपको बताऊं मैं, आपकी लास्ट डेट है 6 मार्च, तो 6 मार्च और फरवरी, अब फरवरी से भरे जा रहे हैं और मार्च तक, इसके बीच में आप बनवा लें, उसके बाद ही आवेदन करना है। पहले ही कहीं आवेदन कर दो, आज के आज ही निकल गए, 2 तारीख को ही कर दिया, इस तारीख से पहले का अंतिम तिथि तक जारी किया हुआ प्रस्तुत करना होगा। फिर वहाँ डीवी में आप परेशान होगे इस चीज़ के लिए, इसलिए ये बात को विशेष रूप से ध्यान देंगे। यदि किसी कारणों से अभ्यर्थी द्वारा आवेदक की अंतिम तिथि तक जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो क्या है, देखो प्रावधान पढ़ें इसे। तथा अंतिम तिथि के पश्चात जारी किया हुआ प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थियों को इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा। तो ये आपको एक अलग से एफिडेविट देना पड़ता है डीवी के समय पर। तो इस समस्या से आप पहले ही यहीं पर सॉल्व कर लें ताकि बाद में आपको समस्या क्रिएट ना हो। आवेदक की अंतिम तिथि से संबंधित वर्ग की पात्रता रखता था, सूचना गलत पाए जाने पर आपकी नियुक्ति निरस्त की जाएगी। ठीक है, नंबर 2 पर है, सबसे महत्वपूर्ण बात 2 पर ही है। पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग के प्रमाण पत्र में निवास स्थान एवं क्रीमियर लेयर और नॉन क्रीमिलियर की प्रविष्टियाँ सही पूर्ण भरी गई है। पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग का प्रमाण पत्र जो कि पिता और माता के आधार पर, पिता और माता की आय के आधार पर सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र द्वारा जारी किया हुआ हो। अन्य पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग की विवाहित महिला आवेदक को आरक्षित प्रवर्ग का लाभ प्राप्त करने हेतु अपने पिता के, सबसे महत्वपूर्ण बात ये लिखी हुई है, विवाहित महिलाएं आवेदक को आरक्षित वर्ग के लाभ के लिए पिता के नाम का निवास स्थान और आय के आधार पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा विहित प्रारूप के निम्नानुसार जाति प्रमाण पत्र, मैं यहाँ पर इसको हाईलाइट कर रहा हूँ, ये सबसे ज़्यादा मैंने समस्याओं का समाधान किया है। सबसे ज़्यादा यही समस्या थी कि जाति प्रमाण पत्र विस्तृत आवेदक पत्र के साथ प्रस्तुत करना आवश्यक है, अन्यथा उसे वर्ग का लाभ दे नहीं होगा। स्पष्ट लिखा हुआ है, पति के नाम का निवास स्थान आय के आधार पर जाति प्रमाण पत्र जारी मान्य नहीं होगा। इसका मतलब समझ रहे हो कि जो विवाहित महिलाएं हैं उनका जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र और मूल निवास, तीनों के तीनों ही सिर्फ किसके नाम के वैलिड होंगे, पिता के नाम के। ठीक है, पति के नाम के वैलिड नहीं है, इसलिए अभी समय है फॉर्म भरने से पहले इजीली आप इसे करें और पहले बनवा करके सारे डॉक्यूमेंट फिर ही अप्लाई करें ताकि बाद में प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो। अगली है, इसमें और लाइनों को आप पढ़ते चलेंगे। राजस्थान राज्य से पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ दे नहीं होगा। ठीक है, अर्थ ऐसे अभ्यर्थी ऑनलाइन एप्लीकेशन सामान्य वर्ग के आवेदक के रूप में करना होगा। राजस्थान राज्य के पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग को क्रीमिलियर के अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ दे नहीं होगा, क्लियर लिखा है इसमें, इसलिए वो सामान्य से आवेदक करें। आगे है, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र, अनुसूचित क्षेत्र का प्रमाण पत्र, कार्मिक विभाग 21/10/2019 के सूचना के अनुसार ऑनलाइन आवेदक की अंतिम तिथि से पूर्व का जारी किया होना जरूरी है। तो SC हो ST हो, इनका भी जाति प्रमाण पत्र पहले का जारी किया होना जरूरी है। इसमें महिलाओं के बारे में बताया है, SC ST की विवाहित महिलाएं आरक्षित प्रयोग का लाभ प्राप्त करने के लिए अपने पिता के नाम और निवास स्थान के आधार पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा विभिन्न जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। ये भी पिता के नाम का ही करना होगा। अब आप कैसे समझ से इसको कि चाहे किसी भी कैटेगरी की महिलाएं हो, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र और मूल निवास पति के नाम का वैलिड नहीं होगा, क्लियर इसमें लिखा हुआ है। अब इसके अलावा छठी जो कैटेगरी है इसमें भी आप देखो 6 नंबर पे जो कैटेगरी दिखा रखी है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का प्रमाण पत्र
जो कि इनकम अभ्यर्थी एवं पिता के नाम पर दर्शाए हुए निम्नानुसार पारिवारिक आय के आधार पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रदत्त निर्धारित प्रारूप में जारी किया हुआ प्रस्तुत करना होगा, जो राजस्थान राज्य का मूल निवासी होना चाहिए। तो ये आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग EWS होता है, तो ये भी पिता के नाम का क्लियर लिखा हुआ है इसमें। बाद में पति के नाम की दिक्कत आती है इसके अंदर। आगे कुछ शैक्षणिक योग्यताएं, प्रशिक्षण योग्यताओं को अंतिम तिथि से पहले आपका होना ज़रूरी है। कुछ विधवा महिलाओं की है इसमें बातें, इसमें ब्लैक में अलग दिखा रखा है। विधवा श्रेणी में आवेदन करने वाली महिलाओं के पास पति का मृत्यु प्रमाण पत्र मस्ट है। पति के नाम का लिंग प्रमाण पत्र जैसे राशन कार्ड, बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र और मतदान पहचान पत्र, आधार कार्ड, पति के नाम का मूल निवास प्रमाण पत्र इत्यादि ये ज़रूरी है। इसके अलावा जो परित्यक्ता, तलाकशुदा, विवाह विच्छिन्न आवेदन करने वाली महिलाएं हैं, उनका न्यायालय के द्वारा तलाक संबंधी डिक्री और विधिक प्रावधान के अनुसार तलाक के साक्ष्य ऑनलाइन आवेदक की अंतिम तिथि तक दिनांक संशोधन तक होना जरूरी है। अर्थात ये सारी चीज़ें आपको, विधवा महिलाएं हैं या ये तलाकशुदा है, परित्यक्ता है, इनको 6 मार्च से पहले के ये सारी डाटा चाहिए जो आपको देनी है। इसके अलावा भूतपूर्व सैनिक हैं, इनका भी लास्ट में देखो, इनका भी भूतपूर्व सैनिकों के लिए कोई व्यक्ति अपनी पेंशन अर्जित करने के पश्चात सेना निवृत्त हो गया है या गई है, आगामी 1 वर्ष के भीतर सेना निवृत्त हो रहा है, तो पर उसे सक्षम प्राधिकारी को निरपेक्ष प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया है, पद के लिए आवेदन करने का पात्र होगा, किंतु पद ग्रहण से पूर्व समुचित नियुक्ति प्राधिकरण के समक्ष सेनानिवृत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। यदि कोई भूतपूर्व सैनिक निरपेक्ष NOC के आधार पर आवेदन करती है तो वास्तविक सेनानिवृत्ति से पूर्व चयनित हो जाता है, तो नियुक्ति प्राधिकरण पद कालावधि को शिक्षित कर सकेगा और उसे सेनानिवृत्ति के 2 माह के किसी कालावधि के भीतर पद ग्रहण करने की अनुग्रहित किया जाएगा। ये बात इसमें लिखी हुई है, जो एक्स सर्विसमैन इसको अच्छे से समझ सकेंगे। तो एक और पेज है इसका लास्ट, इसमें कोई विशेष नहीं है, ठीक है। ये सारे फॉर्मों को आपको भरने की और डाटा बता रखी है। तो ये चीज़ें थीं जो कि आपको एक बार अच्छे से पूरी तरह से क्लियरली देख करके और भरना है। थोड़ा सा समय है, और किसी भी साथी को किसी भी चीज़ के अगर ऐसे इसमें बीच में आवश्यकता पड़ती है तो उसके लिए भी आप कमेंट्स कर सकते हैं, ठीक है साथियों। और इसकी सारी अपडेट बाकी आपको जैसे मिलेगी आपको बता दी